ये कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और अमित। ये दोनों हर जगह एक साथ जाया करते थे। घर के पास चाय की दुकान पर बैठकर रोज नए नए प्लान बनाते। एक दिन दोनों ने मिलकर राहुल के चाचा के घर जाने का प्लान बनाया और दूसरे दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर दोनों निकल पड़े चाचा के गांव। अमित और राहुल काफी खुश थे कि उन्हें एक अच्छा टाइम मिल गया अपने गांव से दूर रहने का। वो दोनों रात के करीब 11 बजे अपने चाचा के गांव पहुंचे। ठंडी काफी होने के कारण प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म के बाहर आए तो वहां भी कोई नहीं था और ना ही उन्हें कोई ऑटो वाला मिला, तो वो पैदल ही चल पड़े घर की ओर। लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा इतना कि राहुल और अमित एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण दोनों को डर लग रहा था, तो राहुल ने अमित का हाथ पकड़ लिया और बातें करते करते आगे बढ़ते रहे। लेकिन अमित कुछ नहीं बोल रहा था। तभी दूर से बाइक की रोशनी आई और अमित के चेहरे पर पड़ी। अमित का चेहरा देख राहुल बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि वहां अमित नहीं, एक 50 साल का बुढ़ा आदमी था, जिसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था। हड्डियां बाहर आई हुई थी, शरीर गला हुआ था और वो जमीन से 2 फुट ऊपर उड़ रहा था। राहुल वो नजारा देख कांपने लगा और उसे मौत सामने नजर आ रही थी। जब राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा तो काफी बिल्लियां रोती हुई अमित की बॉडी को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। राहुल ने दबी आवाज में बुढ़े आदमी को पूछा, आप कौन है? लेकिन वो कुछ ही सेकेंड्स में हवा हो गया। लेकिन उस बुढ़े आदमी के पंजों के निशान राहुल के हाथों पर मौजूद थे। राहुल कुछ समझ पाता तभी पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज अमित की थी। अचानक सब शांत हो चुका था। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राहुल को लगा कि उसका कोई बुरा सपना होगा और अब राहुल और अमित फिर से चल पड़े घर की ओर। 5 मिनट बाद वो दोनों घर पहुंचे और जैसे ही चाचा ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख राहुल के होश उड़ गए। घर के अंदर वही 50 साल का बुढ़ा आदमी था जिसे राहुल ने रास्ते में देखा था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए अंदर तो चला गया, लेकिन उसकी हर सांस में डर समाया हुआ था। रात के करीब 4 बज रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने चाचा जी खड़े हैं। राहुल ने उनसे पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोले। जैसे ही राहुल ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका हाथ चाचा जी के शरीर से आर पार हो गया और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और एक कुत्ता दौड़ते हुए आया और राहुल के पैरों के पास आकर रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अमित भी अपने बिस्तर पर नहीं था। वो भागते हुए बाहर आया तो देखा कि अमित और चाचा जी बाहर आंगन में सोए हैं और अब वो बुढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह के 7 बज चुके थे। अब सब नॉर्मल हो चुका था और सुबह राहुल ने अमित को पूरा किस्सा सुनाया। तो दोनों ने पड़ोस के घर में जाकर पूछा तो पता चला कि चाचा जी को गुजरे 3 महीने हो चुके हैं और काली रात के दिन उनकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाती है और स्टेशन के रास्ते जो भी पैदल आता है उसे वो मार देती है और ये काली रात महीने में 4 बार आती है। ये सुनकर जैसे ही राहुल ने चलने के लिए अमित का हाथ पकड़ा तो राहुल का हाथ अमित के शरीर से आर पार हो गया
और पड़ोस की आंटी भी हवा हो चुकी थी। और ये देखकर तो राहुल डर के मारे बेहोश ही हो गया। कहते हैं आज भी उस गांव में उस काली रात को कोई नहीं जाता। इंसान घर की सुख सुविधाओं से दूर बड़ी सिटीज में अपने सपनों को पूरा करने जाता है, जिसके लिए वो पीजी, फ्लैट और हॉस्टल में रहता है। हिमांशु भी अपने आंखों में कई सपने लिए नासिक के BYK कॉलेज में पढ़ने आया और कॉलेज के ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हिमांशु का हॉस्टल में आज पहला दिन था। दिन भर से थका हारा हिमांशु बेड पे लेटे लेटे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आधी रात में उसकी नींद एक आवाज से खुली। ये आवाज रूम के बाथरूम से आ रही थी। हिमांशु उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने अंदर देखा तो बाथरूम का नल चालू था। हिमांशु ने नल बंद किया और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो बाथरूम का शावर अपने आप शुरू हो गया और देखते ही देखते शावर से आने वाला पानी खून के लाल रंग में तब्दील हो गया। ये देख कुछ सेकंड तो हिमांशु घबराहट के मारे भूत बना जगह पर ही खड़ा रहा और फिर चीखता चिल्लाता सीधा बाथरूम से निकल के गिरता पड़ता हॉस्टल के वार्डन के पास गया और घबराती और लड़खड़ाती आवाज में पूरी बात बताई। हॉस्टल का वार्डन हिमांशु के साथ रूम के बाथरूम में गया तो वहां पूरी फर्श सूखी पड़ी थी। ये देख हिमांशु स्तब्ध हो गया और वार्डन ने कहा, कुछ नहीं है यहां, सो जाओ। ये कहकर वो चला गया। डरे हुए हिमांशु ने जैसे तैसे आज की रात निकाली। दूसरे दिन सुबह हिमांशु नहाने गया। नहाते नहाते शावर से आने वाला पानी अचानक इतना गर्म आने लगा कि हिमांशु का शरीर जलने लगा। हिमांशु ने झट से शावर बंद किया और देखा तो बाथरूम के अंदर धुआं आने लगा था और देखते ही देखते उस धुएं ने एक लड़के का रूप ले लिया। हिमांशु रोता बिलखता चिल्लाता बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते बाथरूम के शीशे से खून आने लगा। हिमांशु रोता चिल्लाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पर कुछ ही देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। हिमांशु बाथरूम से इस कदर भागा जैसे किसी कैद पंछी को मुद्दतों के बाद आजाद किया गया है। हिमांशु ने हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सीधे भाग के कॉलेज चला गया। कॉलेज में सब नए दोस्त थे, इसलिए हिमांशु ने कुछ बताना सही नहीं समझा। हिमांशु शाम को जब डरते डरते रूम में आया तो रूम में सब कुछ नॉर्मल था। हिमांशु बेड पर बैठकर बुक पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते हिमांशु को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में हिमांशु को एक चीख सुनाई दी। चीख सुन हिमांशु नींद से हड़बड़ा के उठा तो रूम में अंधेरा था और घने अंधेरे में उसे बस किसी के होने का एहसास हो रहा था। हिमांशु ने रूम की लाइट्स ऑन की तो वहां हिमांशु के अलावा कोई नहीं था। हिमांशु सोने के लिए फिर बेड पर लेट गया कि अचानक उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और फिर धीरे धीरे बेड ऊपर की ओर उठने लगा। हिमांशु चीखने चिल्लाने लगा। तभी किसी ने पीछे से हिमांशु के गले में रस्सी डाली और उसका गला घोटने लगा। हिमांशु तड़पता हुआ पैर पटकते हुए अपने आप को छुड़ा रहा था। तभी गला घोटना अचानक बंद हो गया और ऊपर उठा हुआ बेड जमीन पर आ गिरा। डर से सहमा हिमांशु इधर उधर घबराए हुए देखने लगा और तभी हिमांशु के ऊपर एक बूंद गिरी। हिमांशु ने डरते हुए हाथ लगाकर देखा तो वो बूंद खून की थी। हिमांशु चीखता चिल्लाता रोते हुए बाहर निकलने के लिए रूम का दरवाजा ढूंढने लगा तो उसने देखा रूम में दरवाजा नहीं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी।
जैसे मानो दरवाजा अदृश्य हो गया हो, और हिमांशु को रूम में वही लड़का नजर आया जो उसे बाथरूम में नजर आया था। वो लड़का हिमांशु को घूर रहा था और फिर धीरे धीरे हिमांशु का शरीर इस कदर अकड़ने लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा है, और अगले ही पल हिमांशु की हाथ की नसें एक एक करके फटने लगी, और फिर एक हाथ हिमांशु के पीठ को चीरता हुआ उसके पेट से बाहर आया, और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। मुंह से गिरते हुए खून के साथ साथ हिमांशु भी जमीन पर गिर पड़ा और हिमांशु की मौत हो गई। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे हॉस्टल में फैल गई। लोगों ने बताया कि जिस रूम में हिमांशु रह रहा था वहां पहले रोहित रहता था। रोहित भी BYK में पढ़ने आया था। कॉलेज में रोहित के सीनियर ने उसे रैगिंग के नाम पर बहुत परेशान किया, और एक दिन शाम को रोहित के कपड़े उतार उसे पूरे हॉस्टल में नंगा घुमाया था। ये जिल्लत रोहित बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने रूम में अपने हाथों की नसें काट ली और अपनी जान दे दी थी। तब से इस रूम में उस लड़के की आत्मा का वास है, और जो भी उस कमरे में रहने जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और हिमांशु भी अब कभी वापस नहीं आएगा। आत्माओं को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। उनमें से एक बात यह भी है, कहते हैं इंसान की जब अकाल मृत्यु होती है तब उस इंसान की रूह तब तक भटकती है जब तक वो अपना बदला न ले ले। विवेक और मिलिंद दोनों एक इवेंट कंपनी के मालिक हैं, और आए दिन इनकी कंपनी अलग अलग शहरों में इवेंट करती रहती है। आज का इवेंट रायपुर में था। इवेंट खत्म करके हर बार की तरह विवेक और मिलिंद रायपुर के ही एक गेस्ट हाउस में रुक गए। मिलिंद और विवेक बातें करते हुए गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में बैठे थे। तभी मिलिंद ने कहा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। मिलिंद को वॉशरूम गए हुए आधा घंटा हो चुका था, पर मिलिंद वापस नहीं आया। तो विवेक ने मिलिंद को कॉल लगाया तो फोन से एक अजीब सी कॉलर ट्यून सुनाई दी। नहीं भूलूंगी, हाय अलविदा तुझे। विवेक ये सुनकर डर गया और डाइनिंग रूम से भागता हुआ बाहर आया तो उसने एक आवाज सुनी, विवेक मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की सफेद कपड़ों में उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ी। ये देख विवेक चिल्लाते हुए भागते भागते रोड पर आया, और उसी वक्त उस रोड से तेजी से गुजरते हुए ट्रक से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। और तभी विवेक के कानों में एक आवाज गूंजी, कहा था ना नहीं भूलूंगी। लेकिन जब आंख खुली तो विवेक अस्पताल में था और मिलिंद उसके पास बैठा था। विवेक एक झटके से उठा और मिलिंद का गला दबाने लगा, और गला दबाते हुए कहने लगा, बहुत ख्याल रखता है तू अपने फीमेल स्टाफ का। तूने और तेरे पार्टनर ने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं ना बंद कमरों में। ये सुन मिलिंद घबरा गया। मिलिंद अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि विवेक ने कहा, आज हाथों में ताकत कम पड़ रही है। उस दिन तो बहुत ताकत से पत्थर मार के मेरी जान ले ली थी। घबराए हुए मिलिंद ने गला छुड़वाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़वाया और गहरी सांस ली। तभी मिलिंद की नजर अस्पताल की दीवारों पर पड़ी, जहां साफ साफ लिखा था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घबराया हुआ मिलिंद रूम के बाहर निकल ही रहा था कि उसने विवेक के रोने की आवाज सुनी। मिलिंद विवेक की ओर बढ़ा तो विवेक ने सामने की ओर उंगली दिखाई, और विवेक के इशारे पर जब मिलिंद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से सने हुए कपड़े पहनी हुई एक रोती हुई लड़की खड़ी थी।
ये सब देखकर घबराया हुआ मिलिंद जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ा तो रूम का दरवाजा बंद हो गया और रूम के दीवारों से खून आने लगा। रूम की लाइट ऑफ हो गई और अंधेरे में मिलिंद लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भाग ही रहा था कि उसे हल्की सी रोशनी में एक चेहरा दिखा जो कि खून से लथपथ था, जख्मों से भरा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। ये देख मिलिंद जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि तभी अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। मिलिंद ने एक गहरी सांस ली। तभी उसने देखा कि विवेक हवा में उल्टा लटका हुआ है और इससे पहले मिलिंद कुछ कर पाता कि किसी ने उसका पैर पकड़कर जोर से उसे जमीन पर पटका और मिलिंद जमीन पर गिर गया और दूसरे ही पल किसी ने मिलिंद को जमीन पर घसीटते हुए हवा में उछालते हुए दीवार पर पटका। जख्मी मिलिंद जमीन पर गिरा पड़ा था कि तभी विवेक ने अलमारी से कैंची निकाली और जोर जोर से मिलिंद के चेहरे पर मारते हुए कहने लगा, भूल गया रायपुर की इवेंट की वो रात जब तूने और तेरे पार्टनर ने इवेंट खत्म होने के बाद एक गेस्ट हाउस में मेरे साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था और उसके बाद मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरी जान ले ली थी। ये सुनकर मिलिंद गिड़गिड़ाने लगा, राधिका प्लीज, राधिका मुझे माफ कर दो राधिका। लेकिन विवेक मिलिंद के चेहरे और सर पर तब तक कैंची से वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और अब राधिका विवेक की तरफ गुस्से से घूर रही थी कि तभी विवेक हवा में उछलता हुआ जोर से दीवार पर टकराकर नीचे गिरा और वही कैंची उड़ती हुई विवेक की तरफ बढ़ी और विवेक के चेहरे को चीरते हुए नीचे गिरा दिया। फिर विवेक का सर दीवार पर जोर जोर से पटका जाने लगा। विवेक खून से लथपथ चीखता जा रहा था, लेकिन विवेक का सर दीवार से तब तक टकराना बंद नहीं हुआ जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और इस तरह राधिका ने अपने साथ हुए उस रात के हादसे का बदला लिया। कहते हैं खामोशी के पीछे कई राज छुपे होते हैं। कई राज ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दहला देते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक कमरे की जिसमें कई राज दफन थे। जोधपुर शहर की एक लड़की प्रिया, जो बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। नई नई चीजें ट्राई करना, आईने के सामने घंटों तक प्रैक्टिस करना, नए नए कॉस्ट्यूम पहनना। प्रिया का एक ही सपना था कि उसे एक एक्टर बनना है। एक दिन प्रिया अपना बैग और हजारों सपने लेकर मुंबई आ गई और अपने दादाजी के दोस्त के यहाँ रहने लगी। घर काफी बड़ा और शहर से थोड़ा दूर था। उस पूरे घर में दादाजी के दोस्त शांतिलाल जी और उनकी केयर टेकर बबीता रहती थी। शांतिलाल जी की वाइफ को गुजरे काफी साल हो चुके थे। शांतिलाल जी ने प्रिया को ऊपर का कमरा दे दिया था रहने के लिए। प्रिया दिन भर वहां प्रैक्टिस करती और आराम से रहती। उस दिन शांतिलाल जी और बबीता घर से बाहर गए हुए थे। घर में प्रिया अकेली ही थी। अचानक प्रिया की नजर एक बंद कमरे की तरफ गई। कमरे पर काफी बड़ा ताला लगा हुआ था। प्रिया के मन में उसे खोलने का ख्याल आया। प्रिया ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया तो घर की लाइट्स बंद चालू होनी शुरू हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहां बबीता आ गई और उसने प्रिया को दरवाजा ना खोलने की हिदायत दी और फिर प्रिया अपने रूम में सोने चली गई। रात के करीब 3 बजे प्रिया की आंख खुली और उसे वही दरवाजा नजर आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी वहां नहीं जा पाई। अगले दिन प्रिया को एक ऑडिशन के लिए जाना था, जहां डायरेक्टर ने उसे एक दुल्हन का रोल दिया और प्रैक्टिस करने के लिए कहा। प्रिया उस दिन काफी खुश थी। वो घर आई
और उसने सारी बात शांतिलाल जी को बताई और वो दुल्हन के रोल की प्रैक्टिस में लग गई। उस दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक प्रिया के दिमाग में उस रूम का ख्याल आया और वो उस रूम के पास गई और ताला खोलने की कोशिश की और ताला खुल गया। जैसे ही प्रिया अंदर गई तो वो रूम देखकर चौंक गई। रूम पूरा खाली पड़ा था। रूम में सिर्फ एक लाल जोड़ा पड़ा था। प्रिया ने वो लाल जोड़ा उठाया तो उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा और उसने वो लाल जोड़ा पहन लिया। प्रिया ने जैसे ही लाल जोड़ा पहनकर आईने में देखा तो उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी एक आंख कुचली हुई थी, बाल खुले हुए थे। प्रिया हंसते हुए पूरे घर में घूमने लगी। उसके पायल की आवाज ऐसी आने लगी मानो किसी ने स्पीकर ऑन कर दिया हो। तभी बबीता आ गई और वो उसका रूप देखकर काफी डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी शांतिलाल जी भी वहां आ गए। वो लाल जोड़ा देखकर काफी डर गए। अचानक घर की छत से खून टपकने लगा और प्रिया हवा में उड़ने लगी। जैसे ही बबीता ने प्रिया को शांत रहने के लिए कहा तो प्रिया का गुस्सा और बढ़ गया और उसने बबीता को अपने लंबे नाखूनों से मारना शुरू कर दिया। बबीता ने काफी कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन प्रिया ने उसे नहीं छोड़ा और बबीता की मौत हो गई। प्रिया बबीता की बॉडी पर बैठकर उसे अपने लंबे दांतों से पूरी तरह से खाने लगी। सारे रूम में खून की नदियां बह रही थी। प्रिया जोर जोर से चिल्लाती हुई बबीता की बॉडी को खाए जा रही थी। वो नजारा देख शांतिलाल जी काफी डर गए और उनके मुंह से जोरदार चीख निकली। तो प्रिया का ध्यान शांतिलाल जी की तरफ गया। प्रिया उड़ती हुई शांतिलाल जी पे हमला करती है, लेकिन मौका देखकर शांतिलाल जी वहां से भाग जाते हैं और रूम लॉक कर देते हैं। डर के माहौल में सारी रात गुजर जाती है। अगले दिन शांतिलाल जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी प्रिया छोटे छोटे कपड़े पहने शांतिलाल जी के सामने आकर बैठ जाती है। शांतिलाल जी रात की बातों को भुलाकर नजरें छुपाकर प्रिया को देखते हैं। तभी बबीता वहां आ जाती है तो शांतिलाल जी काफी डर जाते हैं, क्योंकि बबीता की मौत तो कल ही हुई थी और बबीता अपने नॉर्मल काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में सारे घर में पायल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और घर के छत से खून टपकने लगता है। शांतिलाल जी ये देख काफी डर जाते हैं और वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और बबीता भी कहीं गुम हो जाती है। तभी प्रिया वही लाल जोड़ा पहनकर आती है। प्रिया का पूरा बदन जला हुआ है, चेहरा कुचला हुआ है और उसके बदन से आग की लपटें निकल रही हैं। वो मंजर देख शांतिलाल जी हाथ जोड़कर प्रिया के सामने झुक जाते हैं और उससे छोड़ने के लिए कहते हैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन प्रिया शांतिलाल को देखकर और खौफनाक हो जाती है और वो शांतिलाल को अपने दांतों से काट कर खाना शुरू कर देती है। कहते हैं कई सालों पहले शांतिलाल जी ने अपनी पत्नी को उसी लाल जोड़े में जलाकर मार डाला था। इसलिए उनकी आत्मा ने प्रिया के शरीर में आकर उनसे बदला लिया। आज भी शांतिलाल जी के घर के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि आज भी कई ऐसे राज हैं जो उस रूम में दफन हैं। हाईवे मतलब वो लंबी चौड़ी सुनसान सड़क जो दो शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन इन हाईवेज के अपने कई सारे किस्से और कहानियां होते हैं और अक्सर जब कोई देर रात यहां से गुजरता है तो वो इनसे रूबरू हो जाता है। कहीं आप भी तो किसी हाईवे से सफर नहीं कर रहे हैं? ये कहानी है
नासिक मुंबई हाईवे के बीच में पड़ने वाले कसारा घाट की। बरखा जो मुंबई में एक एमएनसी में मैनेजर है और ये पोजीशन बरखा ने कम उम्र में ही अपनी मेहनत और लगन से पाई है। बरखा एक मॉडर्न सोच रखने वाली आज की लड़की है। बरखा को पार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और खुल के जिंदगी जीना पसंद है। करीब रात 11 बजे की बात है। बरखा अपनी सहेली की एंगेजमेंट खत्म करके नासिक से मुंबई जाने के लिए निकली। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर गाने बज रहे हैं और बरखा उसके साथ गाना गा रही है। और बरखा की कार हाईवे के सन्नाटे को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि चलते चलते अचानक से बरखा की गाड़ी झटके मारती हुई बंद हो गई। अरे यार, शुरू हो जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, शुरू हो जाओ। गाड़ी चालू ना होने पर बरखा गाड़ी से उतरी और गाड़ी को लात मारते हुए बोली, इससे भी अभी बंद होना था क्या? शिट, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ तो। क्या यार, आज का दिन कितना अच्छा था और अब ये गाड़ी भी ना। और ये सब बड़बड़ाती हुई बरखा लिफ्ट मांगने के लिए हाईवे की ओर बढ़ी। लेकिन हाईवे पर किसी को लिफ्ट देना मतलब अपने सफर को खत्म करके किसी नए सफर की शुरुआत होने जैसा है। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी आकर बरखा के पास रुकी। गाड़ी में एक कपल अंश और रिया थे। अंश ड्राइविंग सीट पर बैठा था और रिया अंश के बगल वाली सीट पर। अंश ने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे कसारा घाट के आगे ड्रॉप कर देंगे? अब वहाँ से मुझे कोई बस वगैरह मिल जाएगी। बरखा की बात सुनकर अंदर बैठी रिया ने कहा, हमारा तो काम ही है रुके हुए मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए, रिया की तो आदत है मजाक करना, आप बैठिए। बरखा पीछे वाली सीट पर जा बैठी और गाड़ी कसारा की ओर बढ़ गई। रास्ते में अंश, रिया और बरखा एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों बातों में बरखा ने कहा, कहीं आपने मुझे सफेद कपड़ों में देखकर मुझे भूत तो नहीं समझ लिया था ना? किसने कहा भूत सिर्फ सफेद कपड़ों में होते हैं? हो सकता है तुम इस वक्त 2 भूतों के साथ सफर कर रही हो। ये सुनकर बरखा थोड़ी घबरा गई और बरखा को घबराया देख अंश ने कहा, अरे चिलैक्स यार बरखा, रिया राइटर है इसलिए ऐसे डायलॉग मारते रहती है। रिया राइटर है सुनने के बाद बरखा ने पूछा, तो रिया राइटर है? वाह यार, तो आजकल क्या लिख रही हो आप? हॉरर स्टोरी पर काम कर रही हूँ। तुम सुनना चाहोगी? हाँ हाँ, मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है। रिया ने बरखा को स्टोरी सुनाना शुरू किया। रात का वक्त था। एक न्यूली मैरिड कपल पीयूष और प्रिया, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, वो एक फैमिली फंक्शन खत्म करके नासिक से मुंबई जा रहे थे। नासिक से कुछ 65 किलोमीटर आने के बाद कसारा घाट की शुरुआत हो चुकी थी, जहां रास्ते के दोनों तरफ खाई और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। इस कोहरे में पीयूष और प्रिया को एक धुंधली सी सफेद रंग की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन पास आते आते परछाई गायब हो गई। पीयूष और प्रिया को लगा शायद वो कोहरा ही था, पर जब पीयूष की नजर गाड़ी की रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी उसे घूर रही है। पीयूष ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पीयूष ये सब देखकर बहुत घबरा चुका था। घबराए हुए पीयूष ने कार की स्पीड बढ़ाई और तेजी से मुंबई की ओर निकल पड़ा। कार थोड़ी आगे बढ़ते ही उसने देखा कि आगे से एक सफेद रंग की कपड़ों में एक औरत तेजी से दौड़ते हुए
पीयूष और प्रिया की गाड़ी की ओर आ रही है। पीयूष और प्रिया उस औरत को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे। इससे पहले पीयूष प्रिया कुछ कर पाते, वो औरत गाड़ी से टकराकर गायब हो गई और पीयूष की गाड़ी पेड़ से टकरा गई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया तो वही बेहोश हो गई, लेकिन जैसे तैसे खून से लथपथ घायल पीयूष हाईवे पर आया और लोगों से मदद मांगने लगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरी कोई मदद करो। लेकिन पीयूष की मदद करने को कोई तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद सामने से एक कार आई जो पीयूष की मदद करने की बजाय उसे रौंदते हुए निकल गई। ये कहानी सुनकर बरखा कुछ बोल पाती इससे पहले उसने देखा कि कार के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे और सामने बैठे कपल रिया और अंश के चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। उनके चेहरों पर एक्सीडेंट के चोट के निशान और सर से बहता हुआ खून था। देखकर लग रहा था मानो उनका अभी अभी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है। रिया और अंश का सर पूरी तरह से मुड़कर बरखा की ओर हो गया। ये देख बरखा जोर से चीखी और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बरखा के कानों में एक आवाज आई। उस दिन लिफ्ट दी होती तो आज लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और गाड़ी हाईवे से जाकर सीधे खाई में गिर गई। और बरखा की मौत हो गई। बरखा वही लड़की थी जिसने पीयूष को अपने गाड़ी तले रौंदा था। और पीयूष और प्रिया ही अंश और रिया बनके रुके हुए मुसाफिरों को अपनी राह ले जाते हैं। तो कहीं आप भी हाईवे पर किसी से लिफ्ट तो नहीं मांग रहे?